यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, तो यहाँ एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 का। सर यहाँ पे अगर यहाँ बात करूं तो ये +4 हो गया, यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा सर, +2 से। आप मैग्नीज पे यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 से, +2 से +4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी लोगों का भी निकाल के चेक कर लेते हैं। ये +7 है, तो सर यहाँ एन फैक्टर कितना आ जाएगा, मैग्नीज F4 से कितना आएगा, 5। यहाँ एन फैक्टर निकालने जाएंगे तो सर यहाँ पे कितना आएगा, ये +6 है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर ये एन फैक्टर निकाल कैसे रहे हो, MnSO4 में कितना है मैग्नीज के ऊपर चार्ज, +2 से अगर वो +3 में जाएगा तो कितने का चेंज आएगा, 1 का। सर +2 से +4 जाएगा, कितने का चेंज आएगा, 2 का। +2 से +7 जाएगा, कितने का चेंज आएगा, 5 का। +2 से +6 जाएगा, कितने का चेंज आएगा, 4 का। यही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। निकालते रहे भाई, यही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, निकालते रहो। तो इक्विवेलेंट मास ऐसे कर लेंगे, इक्विवेलेंट मास हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब कहीं भी जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, ये देख लो अपने पास Fe है। अब इसमें जिस लोगों को नहीं अभी नहीं पता है ऑर्गेनिक में चीजें, ऑक्जेलिक एसिड ये सब, तो ये होता है, ये देख लो अपने पास आयरन Fe+3 में मैंने अलग अलग करके लिख दिया सो दैट कि आप उसको बैलेंस करने में और आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन निकालने में आसान रहे। Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, इसके हिसाब से इंक्रीज कितने का हो रहा है, 1 का। कार्बन यहाँ पे कितना है, +3 पे। कार्बन यहाँ पे कितना है, +4 पे। कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2 के, 2 एटम्स हैं, तो सर इंक्रीज कितने का हो रहा है, टोटल इंक्रीज कितने का हो रहा है इस रिएक्शन में, टोटल इंक्रीज दोनों रिएक्शन को मिला देंगे तो कितना हो रहा है, 3 का। तो सर एन फैक्टर क्या आ जाएगा इसके केस में, 3। क्यों, क्योंकि देखो ना आयरन का इंक्रीज कितने का दिख रहा है, 1 का। कार्बन का इंक्रीज कितने का दिख रहा है, 2 का। तो टोटल एन फैक्टर जो आएगा आपके पास पूरे इस कंपाउंड का, वो कितना आ जाएगा, 3 का। यही एन फैक्टर हम लोग डिवाइड कर देंगे। सर बैलेंसिंग का जस्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो चैप्टर अपने एंड पे आ रहा है तो अब चीजें रिपीट होंगी। MnO4 माइनस है, किसमें कन्वर्ट करना है, Mn+2 में। कभी भी H+ ये सब बाद में लगाना होता है, क्यों, क्योंकि H+ इंडिकेट करता है एसिडिक मीडियम को। एक बात बताओ, मैग्नीज यहाँ पे कितना है, मैग्नीज, अच्छा इलेक्ट्रॉन से बैलेंसिंग करनी है, मतलब कौन सी बैलेंसिंग करनी है सर, याद करो इलेक्ट्रॉन वाली बैलेंसिंग कौन सी थी, हाफ रिएक्शन मेथड वाली। तो बस चलो सर शुरू हो जाओ। इसमें क्या करूंगा, पहले 4H2 ऐड करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जैसे ही 4H2 ऐड किया, 8 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड कर सकता हूं। चार्ज देख लो, इधर कितना चार्ज है, +8 -1 कितना हो गया, +7। इधर कितना चार्ज है, +2। सर ये दोनों को, सर इधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन करूंगा क्या चार्ज आना शुरू हो जाएगा, +2। तो सर ये देख लो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, क्या चार्ज आना शुरू हो जाएगा, बस आंसर। बैलेंसिंग के क्वेश्चंस ऐसे हो रहे होंगे, बैलेंसिंग के क्वेश्चंस ऐसे करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत कुछ नहीं है, बस आज जो काम की चीज है वो है अपने पास कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा है, नॉर्मलिटी, एन फैक्टर, दूसरा सर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, उसका रीजन ही बताता हूं। आप ना जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हो या करने जाओगे, ये साल किया होगा, तो वहां पे एक आता है वर्ड टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में भी इसका यूज होता है, टाइट्रेशन में भी यूज किया जाता है। टाइट्रेशन किसका किया जाता है, जिसके अंदर, टाइट्रेशन मतलब किसी को किसी के अंदर डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो देख रहे होते हैं टाइट्रेशन करके कि हाँ भाई एक ना एक, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है अननोन सॉल्यूशन, और एक होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब कि जैसे लिटमस पेपर है, वो एक इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस पेपर क्या करता है, एक इंडिकेटर का काम कर रहा होता है कि हाँ भाई ये चीज ना अपने को इंडिकेट करता है कि एसिडिक है, बेसिक है। टाइट्रेशन में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करते, बस मिक्सिंग कर रहे होते हैं। टाइट्रेशन में इन सब जगहों पे बस एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको सर, एक सिंपल चीज। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, याद करो हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो आप क्या करते हो, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ले लेते हो लीटर्स में। और अगर आपको मिली मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मिली मोल्स चाहिए होता है, तो आप क्या करते हो, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी यूज करने वाला हूं, तो उसको क्या लिखते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर्स में। तो ये नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मिली मोल्स का फॉर्मूला। अब क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो सर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछे जा रहे हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ, या इसको हम लोग बोल देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ
सॉल्यूट पूछा जाएगा तो मेरे पास ऑप्शन होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, किस में ले लूं, लीटर्स में, और नंबर ऑफ, अगर सर मिली इक्विवेलेंट्स पूछे जा रहे हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है तो सर इसके लिए सर मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, देख लो अपने पास नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ml में। अच्छा मैं पहले ही बता देता हूँ ये सब चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा या थोड़ा भी डिफिकल्टी, पहली बार आप पढ़ रहे हो एन फैक्टर, नॉर्मलिटी, ये सब, तो भैया कोई बात नहीं, उसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कोई ऐसा मत बैठ जाना अरे सर ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पहले आते थे क्वेश्चंस, और हो सकता है, ऐसे तो नहीं हिम्मत है, लेकिन हो सकता है पूछ दिया जाए, इसीलिए ये सब चीजें कराई जा रही है। पक्का? ये क्यों बताया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस? बिकॉज देयर इज अ लॉ दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। सर याद रखना, कोई रिएक्शन होगी ना, कोई रिएक्शन होगी, ये देखो इस रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री आती है ना, हम लोगों को स्टोइचियोमेट्री आती है ना, याद करो हमने इस रिएक्शन को कैसे पढ़ा था। सर इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा, 3 मोल से, और इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल। सर इस रिएक्शन को मैंने ऐसे पढ़ा था, तुमने भी ऐसे ही सॉल्व किया था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि भैया मोल इक्वल हो या ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि सर इसके मोल्स इक्वल हो चाहे ना हो, किसी भी रिएक्शन में जाओगे, फॉर एनी रिएक्शन सर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, सर रिएक्टेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीटली फिनिश हो रहा है, फॉर एनी कंप्लीट रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म कर रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसके 2 मोल से कर रहा है। लेकिन सर अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखूंगा ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड नथिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। सर कोई भी रिएक्शन हो, मोल्स इक्वल हो चाहे ना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं, हमेशा इक्वल रहते हैं। कोई भी रिएक्शन में चले जाओ, किसी भी टाइप की रिएक्शन में चले जाओ, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहे चाहे ना रहे, इक्विवेलेंट्स इक्वल रहते हैं। जैसे एसिड बेस में जाते हो, फॉर एसिड बेस रिएक्शन, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस रिएक्शन, आप हमेशा फॉर कंप्लीट रिएक्शन एंड कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, अगर कहीं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है तो सर उस केस में आप क्या करते हो, सर उस केस में आप सीधा लिख देते हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब सर एसिड के नॉर्मलिटी इनटू सर वॉल्यूम ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ऑफ बेस इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बेस। सर नॉर्मलिटी के केस में ना आप वो सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो। जैसे याद करो डाइल्यूशन का फॉर्मूला आपने मोलैरिटी में पढ़ा था, जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है भाई साहब, भूलना मत। डाइल्यूशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। एक काम करो, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सर n फैक्टर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, सर n फैक्टर इंटू मोलैरिटी नॉर्मलिटी हो जाएगी, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी नॉर्मलिटी हो जाएगी। जो फॉर्मूला आपने नॉर्मलिटी मोलैरिटी का पढ़ा था, वही सेम फॉर्मूला इसके लिए आ गया, नॉर्मलिटी के लिए आ गया। जो फॉर्मूला आप डाइल्यूशन के बदले आप मिक्सिंग करने के याद करो, वहां पे मिक्सिंग भी किया था, तो सर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो कुछ नहीं, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। सेम टाइप का फॉर्मूला जो वहां पढ़ा था, सिंपल था। जो मोलैरिटी है वही नॉर्मलिटी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। बस याद रखना मोल्स इक्वल रहे चाहे ना रहे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। किसने बोला अरे सर ऐसे कैसे, सर एक दो चीजें और देख लो, बस अब चैप्टर अपना फिनिश्ड है। इक्विवेलेंट मास, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी एलिमेंट का डिफाइन करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास डिफाइन करना है, तो कुछ नहीं, ऐसे तो अब निकालने हमें आ चुका है, बट एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट, इट इज द मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट जो किससे कंबाइन करता है, इट इज द मास ऑफ एलिमेंट विच, मास ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विथ
किसी के साथ भी कंबाइन करा दो, विच कंबाइंस विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और अपने पास क्या बोल देंगे 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और सर आपकी मर्जी है। अब इसके बाद अपने पास 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। सर इन चारों लोगों में से जिससे भी इक्विवेलेंट मास का बेसिक डेफिनेशन जो आज के टाइम पे इनवैलिड है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इक्विवेलेंट मास तुम्हें ही पता है, इक्विवेलेंट मास निकालना सबसे आसान काम है। मोलर मास अपॉन क्या कर दो, एन फैक्टर कर दो, सॉरी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर दो, बेस्ट कैटेगरी होती है, कहीं सोचना ही नहीं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर दो। बट अगर कोई प्रॉपरली तुमसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन बता दो, तो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। सर सिंपल सा है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना आपका मास कंबाइन करे या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जितना कंबाइन करे, 108 ग्राम सिल्वर से जितना कंबाइन करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करे या 80 ग्राम ब्रोमीन से कंबाइन करे। जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक मेटल है, अ मेटल ऑक्साइड has a metal oxide has, सर अगर ऐसे लिख दूं कि 40% ऑक्सीजन 40% ऑक्सीजन 40% ऑक्सीजन 40% ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है अगर मैं देता हूं 40, कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है। कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं, देख लो अपने पास ये क्या बता रहा है, मेटल ऑक्साइड में क्या बता रहा है कि सर 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं 60 ग्राम मेटल होगा, 60 ग्राम मेटल 60 ग्राम मेटल, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर 40 ग्राम ऑक्सीजन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 60 ग्राम ऑफ मेटल। 40 ग्राम ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो रहा है, 60 ग्राम से। एटॉमिक मास दिया हो ना भी दिया हो तो भी चलेगा, देख लो अपने पास, एटॉमिक मास नहीं भी दिया है तब भी निकाल सकते हो, मैं इसलिए हटा रहा हूं। 60 ग्राम कंबाइन करना है सर, 1 ग्राम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो उसका मास कितना होगा 60/40, और अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना कंबाइन कर रहा है ये देख लो, तो ये कितना हो गया 12 ग्राम मेटल। और ये 12 ग्राम मेटल जो मास है किससे कंबाइन कर रहा है, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। याद करो डेफिनेशन क्या था, याद करो डेफिनेशन क्या था, यही तो डेफिनेशन था कि सर यही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, यही तो होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, यही होगा सर। कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट मास। तो सर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, आप कैलकुलेट करते रहो, कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट मास, तो ये सब चीजें होती रहेंगी। बस ये देख लो कि सर एक मेटल ऑक्साइड का 40 ग्राम ऑक्सीजन, कैसे 100 ग्राम में से 40 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो 60 ग्राम क्या हो गया, मेटल होगा। 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करेगा, 60/40 से। 8 ग्राम ही क्यों लिया, बिकॉज डेफिनेशन में यही लिखा था, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो मास कंबाइन करता है वही सामने वाले का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। तो ये सारी चीजें हो गई भैया, यही हमारे पास पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में स्टार्ट जहां से किया था, याद करो कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखा, स्टॉक नोटेशन देखा, फिर हम लोगों ने सर स्टॉक नोटेशन देखने के बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखे। आज हमने क्या किया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करा। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन करने के साथ साथ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन किया, उसमें एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, 2 मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सर हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ साथ हमने बैलेंस किया है हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस किया है, तो उसकी भी बैलेंसिंग कर लिए। दूसरा हमने क्या किया सर, जैसी बैलेंसिंग खत्म हुआ एप्लीकेशन देखना शुरू किया। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या आया, नॉर्मलिटी निकालने का। दूसरा एप्लीकेशन क्या आया, टाइट्रेशन करने का। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देते हैं। एन फैक्टर क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। एन फैक्टर मतलब सिंपल सी चीज है कि भैया अगर समझ में आ रहा है, पहली बार अगर आप कर रहे हो तो कोई नहीं, 30-40% आप पकड़ लो। एन फैक्टर एटम्स के केस में फटाफट रिवाइज करो, एटम्स के केस में एन फैक्टर वैलेंसी होती है,
आयंस के केस में चार्ज होती है, एसिड्स के केस में नंबर ऑफ H प्लस होता है, बेस के केस में नंबर ऑफ OH माइनस होता है, सॉल्ट के केस में चार्ज होता है, और लास्ट वन सर अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चेंज इन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या इलेक्ट्रॉन गेन्ड। ये अपने पास 6 लोग थे, यही मेरे पास आएगा। आज हमने नॉर्मलिटी पढ़ ली है। नॉर्मलिटी क्या है? मोलैरिटी का छोटा भाई है। नॉर्मलिटी इज नथिंग मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको पता चल चुका है, सबको मल्टीप्लाई करते चलो, आंसर निकालते चलो। पक्का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन का जो यूज है, इसमें से एक लास्ट का पार्ट जो बचता है रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वो सब चीजें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में जो पोर्शन आएगा रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग, वो आपके 11th क्लास जहां खत्म होती है वहीं से 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम दोबारा करेंगे वहां पर, फिर से वहां पे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज सब कुछ पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बस इस चैप्टर को आज के आज फिनिश करो। एक क्वेश्चन दे के जाएगा ये चैप्टर, 2 दिन में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जितना पढ़ा है उतने में ही मिलने वाला है। पक्का तो ट्राई करो सर, ये चैप्टर हमारी तरफ से फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर था, बहुत बेसिक सा चैप्टर। अगली क्लास से गैसियस स्टेट शुरू होने वाला है, जहां पे फिर से न्यूमेरिकल्स और अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। पक्का तो आज के लिए बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 ही क्वेश्चंस मेजर हैं, 3 इस चैप्टर के, बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड थर्ड वन ऑक्सीडेशन नंबर। ये 3 के क्वेश्चन भरपूर मिलेंगे आपको, एग्जाम में भी मिलेंगे और कहीं भी क्वेश्चंस करोगे वहां भी मिलेंगे। अगर इक्विवेलेंट वेस्ट मिलता है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा बार बार उसको रिवीजन करना। पक्का तो अगली क्लास में गैसियस स्टेट लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आज ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में नया चैप्टर, नए तरीके से, नई एनर्जी के साथ, नया साल है और ये सक्सेसफुल होने वाला ईयर है, ठीक है ना। तो सब लोग एकदम पॉजिटिव मोटिवेटेड होके काम करो, ट्राई करो डीपीपीज और अपने पास चीजें फिनिश करने की। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है कोई बात नहीं, आप डीपीपी को अच्छे से कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, बस करते रहो। मेहनत करोगे ना तो हारोगे नहीं, हारोगे भी ना तो इज्जत से हारोगे कि हाँ यार ठीक है मैंने मेहनत करी, मेरे ठीक है 500 ही आए लेकिन आए तो सही, मैंने कुछ तो इंप्रूव किया, तो ना कॉन्फिडेंस आता है कि अगले साल मैं इससे ज्यादा कर लूंगा। जो लोग 12th में है भैया, बोर्ड से डरना नहीं है, बोर्ड पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन हाँ ठीक है दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करो। अभी 11th का पोर्शन चल रहा है, लेकिन हाँ जल्दी ही 12th आ जाएगा, तो उसमें भी आप चीजें चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। पक्का तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।